लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास गबन भाग 16। चाय पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हुई। रतन के साथ उसकी एक नाते की बहन और थी। वकील साहब न आए थे। दयानाथ ने उतनी देर के लिए घर से टल जाना ही उचित समझा। हाँ, रमेश बाबू बरामदे में बराबर खड़े रहे। रमा ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर ले, पर रमेश में इतनी साहस न था। जालपा ने दोनों मेहमानों को अपनी सास से मिलाया। ये युक्तियां उन्हें कुछ ओछी जान पड़ी। उनका सारे घर में दौड़ना, धम धम करके कोठे पर जाना, छत पर इधर उधर उचकना, खिलखिला कर हंसना उन्हें हुड़दंगपन मालूम होता था। उनकी नीति में बहू बेटियों को भारी और लज्जाशील होना चाहिए था। आश्चर्य यह था कि आज जालपा भी उन्हीं में मिल गई थी। रतन ने आज कंगन की चर्चा तक न की। अभी तक रमा को पार्टी की तैयारियों में इतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि गंगू की दुकान तक जाता। उसने समझा था गंगू को 600 रुपये दे दूंगा तो पिछले हिसाब में जमा हो जाएंगे, केवल 250 रुपये और रह जाएंगे। इस नए हिसाब में 600 और मिलाकर फिर 800 रुपये रह जाएंगे। इस तरह उसने अपनी साख जमाने का सुअवसर मिल जाएगा। दूसरे दिन रमा खुश होता हुआ गंगू की दुकान पर पहुंचा और रोब से बोला, क्या रंग ढंग है महाराज, कोई नई चीज बनवाई है इधर? रमा के टाल मटोल से गंगू इतना विरक्त हो रहा था कि आज कुछ रुपये मिलने की आशा भी उसे प्रसन्न न कर सकी। शिकायत के ढंग से बोला, बाबू साहब, चीजें कितनी बनी और कितनी बिकी, आपने तो दुकान पर आना ही छोड़ दिया। इस तरह की दुकानदारी हम लोग नहीं करते। 8 महीने हुए आपके यहाँ से 1 पैसा भी नहीं मिला। रमानाथ, भाई, खाली हाथ दुकान पर आते शर्म आती है। हम उन लोगों में नहीं है जिनसे तकाजा करना पड़े। आज यह 600 रुपये जमा कर लो और एक अच्छा सा कंगन तैयार कर दो। गंगू ने रुपये लेकर संदूक में रखे और बोला, बन जाएंगे, बाकी रुपये कब तक मिलेंगे? रमानाथ, बहुत जल्द। गंगू, हाँ बाबूजी, अब पिछला साफ कर दीजिए। गंगू ने बहुत जल्द कंगन बनवाने का वचन दिया, लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालूम हो गया था कि यहाँ से जल्द रुपये वसूल होने वाले नहीं। नतीजा यह हुआ कि रमा रोज तकाजा करता और गंगू रोज हीले करके टालता। कभी कारीगर बीमार पड़ जाता, कभी अपनी स्त्री की दवा कराने ससुराल चला जाता, कभी उसके लड़के बीमार हो जाते। 1 महीना गुजर गया और कंगन न बने। रतन के तकाजों के डर से रमा ने पार्क जाना छोड़ दिया, मगर उसने घर तो देख ही रखा था। इस 1 महीने में कई बार तकाजा करने आई। आखिर जब सावन का महीना आ गया तो उसने एक दिन रमा से कहा, वह सुअर नहीं बना कर देता, तुम किसी और कारीगर को क्यों नहीं देते? रमानाथ, उस पाजी ने ऐसा धोखा दिया कि कुछ न पूछो, बस रोज आजकल किया करता है। मैंने बड़ी भूल की जो उसे पेशगी रुपए दे दिए। अब उसे रुपए निकलना मुश्किल है। रतन, आप मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं उसके बाप से वसूल कर लूंगी। तावान अलग, ऐसे बेईमान आदमी को पुलिस में देना चाहिए। जालपा ने कहा, हाँ और क्या, सभी सुनार देर करते हैं, मगर ऐसा नहीं, रुपये डकार जाए और चीज के लिए महीनों दौड़ाएं। रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, आप 10 दिन और सब्र करें, मैं आज ही उससे रुपये लेकर किसी दूसरे शराब को दे दूंगा। रतन, आप मुझे उस बदमाश की दुकान क्यों नहीं दिखा देते, मैं हंटर से बात करूं? रमानाथ, कहता तो हूं, 10 दिन के अंदर आपको कंगन मिल जाएंगे। रतन, आप खुद ही ढीले ढाले हैं। आप उसकी लल्लो चप्पो की बातों में आ जाते होंगे। एक बार कड़े पड़ जाते तो मजाल थी क्यों हीले हवाले करता। आखिर रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुई। उसी दिन शाम को गंगू ने साफ जवाब दे दिया, बिना आधे रुपए लिए कंगन न बन सकेंगे।
पिछला हिसाब भी बेबाक हो जाना चाहिए। रमा को मानो गोली लग गई। बोला, महाराज यह तो भलमानसी नहीं है, एक महिला की चीज है। उन्होंने पेशगी रुपए दिए थे, सोचो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझसे अपने रुपए के लिए पुरनोट लिखा लो, स्टाम्प लिखा लो, और क्या करोगे। गंगू, पुरनोट को शहद लगाकर चाटूंगा क्या। 8-8 महीने का उधार नहीं होता, महीना 2 महीना बहुत है। आप तो बड़े आदमी हैं, आपके लिए 500-600 रुपये कौन बड़ी बात है। कंगन तैयार है। रमा ने दांत पीस कर कहा, अगर यही बात थी तो तुमने 1 महीना पहले क्यों ना कह दी। अब तक मैंने रुपये की कोई फिक्र की होती ना। गंगू, मैं क्या जानता था कि आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं। रमा निराश होकर घर लौट आया। अगर इस समय भी उसने जालपा से सारा वृत्तांत साफ साफ कह दिया होता तो उसे चाहे कितना ही दुख होता, पर वह कंगन उतार कर दे देती। लेकिन रमा में इतना साहस न था। वह अपनी आर्थिक कठिनाइयों की दशा कहकर उसके कोमल हृदय पर आघात न कर सकता था। इसमें संदेह नहीं कि रमा को 100 रुपये के करीब ऊपर से मिल जाते थे, और वह किफ़ायत करना जानता तो इन 8 महीनों में दोनों सराफों के कम से कम आधे रुपये अवश्य दे देता। लेकिन ऊपर की आमदनी थी तो ऊपर का खर्च भी था। जो कुछ मिलता था सैर सपाटे में खर्च हो जाता, और सराफों का देना किसी एक मुश्त रकम की आशा में रुका हुआ था। कौड़ियों से रुपये बनाना वानिकों का ही काम है। बाबू लोग तो रुपये की कौड़ियां ही बनाते हैं। कुछ रात जाने पर रमा ने एक बार फिर सराफे का चक्कर लगाया। बहुत चाहा किसी सराफे को झांसा दूं, पर कहीं दाल न गली। बाजार में बेतार की खबरें चला करती। रमा को रात भर नींद न आई। यदि आज उसे 1000 का रुक्का लिखकर कोई 500 रुपये भी दे देता तो वह निहाल हो जाता, पर अपनी जान पहचान वालों में उसे कोई ऐसा नजर न आता था। अपने मिलने वालों में उसने सभी से अपनी हवा बांध रखी थी। खिलाने पिलाने में खुले हाथों रुपया खर्च करता था। अब किस मुंह से अपनी विपत्ति कहे। वह पछता रहा था कि नाहक गंगू को रुपये दिए। गंगू नालिश करने तो जाता न था। इस समय यदि रमा को कोई भयंकर रोग हो जाता तो वह उसका स्वागत करता। कम से कम 10-5 दिन की मोहलत तो मिल जाती, मगर बुलाने से मौत भी नहीं आती। वह तो उसी समय आती है जब हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ईश्वर कहीं से कोई तार ही भिजवा दे। कोई ऐसा मित्र भी नजर नहीं आता था जो उसके नाम फर्जी तार भेज देता। वह इन्हीं चिंताओं में करवटें बदल रहा था कि जालपा की आंख खुल गई। रमा ने तुरंत चादर से मुंह छिपा लिया, मानो बेखबर सो रहा है। जालपा ने धीरे से चादर हटाकर उसका मुंह देखा और उसे सोता पाकर ध्यान से उसका मुंह देखने लगी। जागरण और निद्रा का अंतर उससे छिपा न रहा। उसे धीरे से हिलाकर बोली, क्या अभी तक जाग रहे हो। रमानाथ, क्या जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। बड़े परे सोचता था कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, कुछ रुपये कमा लाऊं। जालपा, मुझे भी लेते चलोगे ना। रमानाथ, तुम्हें परदेश में कहाँ लिए लिए फिरूंगा। जालपा, तो मैं यहाँ अकेली रह चुकी, 1 मिनट तो रहूंगी नहीं, मगर जाओगे कहाँ। रमानाथ, अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका हूँ। जालपा, तो क्या सचमुच तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मुझसे तो 1 दिन भी न रहा जाए। मैं समझ गई तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, केवल मुंह देखे की प्रीति करते हो। रमानाथ, तुम्हारे प्रेम पाशी ने मुझे यहाँ बांध रखा है, नहीं तो अब तक कभी चला गया होता। जालपा, बातें बना रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम होता तो तुम कोई पर्दा न रखते। तुम्हारे मन में जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। कई दिनों से देख रही हूँ तुम चिंता में डूबे रहते हो। मुझसे क्यों नहीं कहते। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ प्रेम कैसे रह सकता है। रमानाथ, यह तुम्हारा भ्रम है जालपा। मैंने तो तुमसे कभी पर्दा नहीं रखा। जालपा, तो तुम मुझसे सचमुच दिल से चाहते हो। रमानाथ,
यह क्या मुंह से कहूंगा अभी। जालपा, अच्छा अब मैं एक प्रश्न करती हूँ, संभले रहना। तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? तुम्हें मेरी कसम है, सच बताना। रमानाथ, यह तो तुमने बेढप प्रश्न किया। अगर मैं तुमसे यही प्रश्न पूछूं तो तुम मुझे क्या जवाब दोगी? जालपा, मैं तो जानती हूँ। रमानाथ, बताओ। जालपा, तुम बतला दो, मैं भी बतला दूं। रमानाथ, मैं तो जानता ही नहीं, केवल इतना ही जानता हूं कि तुम मेरे रोम रोम में रम रही हो। जालपा, सोच कर बतलाओ। मैं आदर्श पत्नी नहीं हूँ, इसे मैं खूब जानती हूँ। पति सेवा अब तक मैंने नाम को भी नहीं की। ईश्वर की दया से तुम्हारे लिए अब तक कष्ट सहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घर गृहस्थी का कोई काम मुझे नहीं आता, जो कुछ सीखा यही सीखा। फिर तुम्हें मुझसे क्यों प्रेम है? बातचीत में निपुण नहीं, रूप रंग भी ऐसा आकर्षक नहीं। जानते हो मैं तुमसे क्यों प्रश्न कर रही हूँ? रमानाथ, क्या जाने भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। जालपा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारे प्रेम को अस्थाई बना सकूं। रमानाथ, मैं कुछ नहीं जानता जालपा, ईमान से कहता हूँ। तुम में कोई कमी है, कोई दोष है, यह बात आज तक मेरे ध्यान में नहीं आई। लेकिन तुमने मुझ में कौन सी बात देखी? न मेरे पास धन है, न विद्या, न रूप है। बताओ। जालपा, बता दूं? मैं तुम्हारी सज्जनता पर मोहित हूँ। अब तुमसे क्या छुपाऊं? जब मैं यहाँ आई तो यद्यपि तुम्हें अपना पति समझती थी, लेकिन कोई बात कहते या करते समय मुझे चिंता होती थी कि तुम मुझे पसंद करोगे या नहीं। यदि तुम्हारे बदले मेरा विवाह किसी दूसरे पुरुष से हुआ होता तो उसके साथ भी मेरा यही व्यवहार होता। यह पत्नी और पुरुष का रिवाजी अनाता है। पर अब मैं तुम्हें गोपियों के कृष्ण से भी न बदलूंगी, लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी चोर है। तुम अब भी मुझसे किसी किसी बात में पर्दा रखते हो। रमानाथ, यह तुम्हारी केवल शंका है। जालपा, मैं दोस्तों से भी कोई दुराव नहीं करता। फिर तुम तो मेरी हृदयश्वरी हो। जालपा, मेरी तरफ देख कर बोलो। आंखें नीची करना मर्दों का काम नहीं है। रमा के जी में एक बार फिर आया कि अपनी कठिनाइयों की कथा कह सुनाऊं, लेकिन मिथ्या गौरव ने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जालपा जब उससे पूछती, सराफों को रुपए देते जाते हो या नहीं, तो वह बराबर कहता, हाँ कुछ न कुछ हर महीने देता जाता हूँ। पर आज रमा की दुर्बलता ने जालपा के मन में एक संदेह पैदा कर दिया था। वह उसी संदेह को मिटाना चाहती थी। जरा देर बाद उसने पूछा, सराफों के तो अभी सब रुपये अदा न हुए होंगे। रमानाथ, अब थोड़े ही बाकी है। जालपा, कितने बाकी होंगे? कुछ हिसाब किताब लिखते हो? रमानाथ, हाँ लिखता क्यों नहीं, 700 से कुछ कम ही होंगे। जालपा, तब तो पूरी गठरी है। तुमने कहीं रतन के रुपए तो नहीं दे दिए? रमा दिल में कांप रहा था, कहीं जालपा यह प्रश्न न कर बैठे। आखिर उसने यह प्रश्न पूछ ही लिया। उस वक्त भी यदि रमा ने साहस करके सच्ची बात स्वीकार कर ली होती तो शायद उसके संकटों का अंत हो जाता। जालपा 1 मिनट तक अवश्य सन्नाटे में आ जाती। संभव है क्रोध और निराशा के आवेश में 2-4 कटु शब्द मुंह से निकालती, लेकिन फिर शांत हो जाती। दोनों मिलकर कोई न कोई युक्ति सोच लेती। पर हाय रे आत्मगौरव, रमा ने यह बात सुनकर ऐसा मुंह बना लिया मानो जालपा ने उस पर कोई निष्ठुर प्रहार किया। बोला, रतन रुपये क्यों देता? आज चाहूं तो 2-4 हजार का माल ला सकता हूँ। कारीगरों की आदत देर करने की होती ही है। सुनार की खटाई मशहूर है, बस और कोई बात नहीं। 10 दिन में या तो चीज ही लाऊंगा या रुपये वापस कर दूंगा। मगर यह शंका तुम्हें क्यों हुई? पराई रकम भला मैं अपने खर्च में कैसे लाता? जालपा, कुछ नहीं, मैंने यूं ही पूछा था। जालपा को थोड़ी देर में नींद आ गई।
पर रमा फिर उसी उधेड़ बुन में पड़ा। कहाँ से रुपए लाए? अगर वह रमेश बाबू से साफ साफ कह दे तो वह किसी महाजन से रुपए दिला देंगे, लेकिन नहीं, वह उनसे किसी तरह न कह सकेगा। उसमें इतना साहस न था। उसने प्रातः काल नाश्ता करके दफ्तर की राह ली। शायद वहां कुछ प्रबंध हो जाए। कौन प्रबंध करेगा, इसका उसे ध्यान न था। जैसे रोगी वैद्य के पास जाकर संतुष्ट हो जाता है, पर यह नहीं जानता मैं अच्छा होऊंगा या नहीं। यही दशा उस समय रमा की थी। दफ्तर में चपरासी के सिवा और कोई न था। रमा रजिस्टर खोलकर अंकों की आंच करने लगा। कई दिनों से मिजान नहीं दिया गया था, पर बड़े बाबू के हस्ताक्षर मौजूद थे। अब मिजान दिया तो 2500 निकले। एकाएक उसे एक बात सूझी, क्यों ना 2500 की जगह मिजान 2000 लिख दूं। रसीद बही की जांच कौन करता है? अगर चोरी पकड़ी भी गई तो कह दूंगा मिजान लगाने में गलती हो गई। मगर इस विचार को उसने मन में टिकने न दिया। इस भय से कहीं चित्त चंचल न हो जाए, उसने पेंसिल के अंकों पर रोशनाई फेर दी और रजिस्टर को दराज में बंद करके इधर उधर घूमने लगा। इक्की दुक्की गाड़ियां आने लगी। गाड़ीवानों ने देखा बाबू साहब आज यही है, तो सोचा जल्दी से चुंगी देकर छुट्टी पर जाए। रमा ने इस कृपा के लिए दस्तूरी की दूनी रकम वसूल की और गाड़ीवानों ने शौक से दी, क्योंकि यही मंडी का समय था और 12-1 बजे तक चुंगीधर से फुर्सत पाने की दशा में 24 घंटे का हर्ज होता था। मंडी 10-11 बजे के बाद बंद हो जाती थी। दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता था। अगर भाव रुपये में आधा पाव भी गिर गया तो सैकड़ों के मत्थे गई। 10-5 रुपये का बल खा जाने से उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी? रमा को आज यह नई बात मालूम हुई। सोचा आखिर सुबह को मैं घर ही बैठा रहता हूँ, अगर यहाँ आकर बैठ जाऊं तो रोज 10-5 रुपये हाथ आ जाए, फिर तो 6 महीने में यह सारा झगड़ा साफ हो जाए। मान लो रोज यह चांदी ना होगी, 15 ना सही 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अगर सुबह को रोज 5 रुपये मिल जाए और इतने ही दिन भर में और मिल जाए तो 5-6 महीने में मैं ऋण से मुक्त हो जाऊं। उसने दराज खोलकर फिर रजिस्टर निकाला। यह हिसाब लगा लेने के बाद अब रजिस्टर में हेर फेर कर देना उसे इतना भयंकर न जान पड़ा। नया रंगरूट जो पहले बंदूक की आवाज से चौंक पड़ता है, आगे चलकर गोलियों की वर्षा में भी वह नहीं घबराता। रमा दफ्तर बंद करके भोजन करने घर जाने ही वाला था कि बिसाती का ठेला आ पहुंचा। रमा ने कहा लौट कर चुंगी लूंगा। बिसाती ने मिन्नत करनी शुरू की। उसे कोई बड़ा जरूरी काम था। आखिर 10 रुपये पर मामला ठीक हुआ। रमा ने चुंगी ली, रुपये जेब में रखे और घर चला। 25 रुपये केवल 2-2.5 घंटे में आ गए। अगर 1 महीने भी यह औसत रहे तो पल्ला पार है। उसे इतनी खुशी हुई कि वह भोजन करने घर न गया, बाजार से भी कुछ नहीं मंगवाया। रुपये भुनाते हुए उसे 1 रुपया कम हो जाने का ख्याल हुआ। वह शाम तक बैठा काम करता रहा। 4 रुपये और वसूल हुए। चिराग जले, वह घर चला तो उसके मन पर से चिंता और निराशा का बहुत कुछ बोझ उतर चुका था। अगर 10 दिन यही तेजी रही तो रतन से मुंह चुराने की नौबत न आएगी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास गबन भाग 16। धन्यवाद।